उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई प्रमुख विभागों की वेबसाइटों को रविवार को सुचारू कर दिया गया है और आज अपनी सरकार ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम पंजीकरण जैसी मुख्य साइट को सुचारू कर दिया गया है। इससे पहले शनिवार को सीएम हेल्पलाइन को सुचारू कर दिया गया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण उत्तराखंड शासन की कई महत्वपूर्ण साइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। शनिवार को राजस्थान से देहरादून लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनआईसी, आईटीडीए, पुलिस विभाग आदि के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने सोमवार तक सभी साइट्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए थे। आईटीडीए के निदेशक निकिता खंडेलवाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सभी प्रमुख साइट्स को आज सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि 5 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन व स्टेट पोर्टल जैसी सुविधाएं सुचारू कर दी गई थी, जबकि आज सभी सेवाएं मुक्तता अपनी सरकार ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम रजिस्ट्रेशन सभी को सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी डाटा लॉस का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया और सभी डाटा सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में पिछले 2 दिन में लगभग 2034 कॉल्स में से 2074 कॉल्स में से 1879 को वापस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें लोगों को कॉल बैक किया गया और इसमें से 600 से अधिक शिकायतें दर्ज कर दी गई हैं। एसजीएनपीएन इंटर कॉलेज के मैदान में चल रही 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का रविवार को समापन हुआ। वाइब्रेंट उत्तराखंड और भारतीय मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी काफी हद तक अपने उद्देश्यों को साधने में सफल रही। देश के लगभग 10 विभिन्न राज्यों में से आईएमएसएमई कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शनी में अपने स्टॉल्स लगाए गए थे। प्रदर्शनी के अंतिम दिन और तीसरे दिन समापन के अवसर राज्य मंत्री विनय रोहेला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर आपदा दर्जधारी मंत्री विनय रोहेला द्वारा प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों पर जाकर उत्पादों के विषय में जानकारी ली, साथ ही प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्य मंत्री विनय रोहेला ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी को लेकर अपना एक संदेश भी उनके माध्यम से भेजा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस तरह की प्रदर्शनियों को लगातार कराए जाने की बात कही गई है। वहीं प्रदर्शनी के आयोजन भारत बलियान ने कहा कि प्रदर्शनी में जितनी भी कंपनियां और सभी सहायता समूहों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, उन्हें प्रदर्शनी में आए लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिला। उनका प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और भी बड़े स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। देखिए, आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों में इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 80,000 करोड़ के प्रस्तावों पर काम शुरू हो भी चुका है। उस घटना से एक ऐसा वातावरण बना कि इन्वेस्टर समिट करने के अतिरिक्त इस प्रकार की जो आज प्रदर्शनी हुई है, उसको एक वातावरण बनना शुरू हुआ। आज की प्रदर्शनी से स्पष्ट है कि जो लोग उद्योगी हैं उनके लिए वातावरण बनता है, उनकी समस्याओं के लिए निराकरण का प्रबंधन बनता है और दूसरी बात है प्रचार प्रसार का साधन बनता है। तो आज के आयोजकों को मैं अपनी बधाई देता हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार इस उद्योगों के अंदर इतनी तीव्र गति से प्रयास कर रही है कि आज की स्थिति में पिछले 2 सालों में 4.4% की बेरोजगारी कम हुई है। लगभग 22,000 आदमियों को नई नौकरियां सरकार द्वारा दी गई है और मैं समझता हूं कि 26,000 प्रति व्यक्ति की आय पिछले 2 सालों में इस राज्य के व्यक्ति को बढ़ी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी नीति आयोग द्वारा हमें 78 विकास के लिए अभी 15 राज्य पूरे भारत में अंकित हुआ है। इस प्रकार का जो विकास हो रहा है भारत के साथ उत्तराखंड का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर गति की ओर बढ़ रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी के सामने भी यदि कोई समस्या हो तो मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा है कि उनका समाधान करेंगे और विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। मैसेज जाता है उत्तराखंड में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर तमिलनाडु में क्या क्या उत्पादित अपने नए लेके आ रहा है,
गुजरात हॉर्टिकल्चर, हरियाणा हॉर्टिकल्चर। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग राज्यों के जो तकनीक है उससे समन्वय बनता है। अपने प्रदेश में, उत्तराखंड में अगर यहाँ पे दूसरे राज्यों की चलती तकनीक आ रही है तो वो एक समन्वय बनता है और वो ग्राउंड पे जाके उस पर काम होता है और जिसका फ़ायदा आम जनता को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा अपने उत्तराखंड राज्य को मिल रहा है। और इसके साथ साथ इसमें जो सब मैं धन्यवाद दूँ, मतलब विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक है, मेरे साथ में बड़े भाई साहब है राहुल जी। उनका बहुत बड़ा योगदान इस पूरे कार्यक्रम को सफल कराने में रहा है। उसके लिए हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं। कानपुर थाना के लालपुर गांव में बीती रात अज्ञात डकैतों द्वारा एक घर में सो रहे व्यक्तियों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। डकैत घर से सभी कीमती सामान, गहने व नकदी सहित ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले को लेकर हरिद्वार पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल मामला संदेहास्पद माना जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में लगे हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ये कोडोवाली से बाहरली साइड इस हाथ पे हमारा घेर आ रहा है और वहाँ पे 2 बजे करीब आए। मैं छत पे लेट रहा था तो 5-6 आदमी आके और यहाँ पे बंदूक लगा के फिर नीचे लेके गए। फिर नीचे मम्मी पापा लेट रहे थे बरामदे में, तो जैसे वो आए फिर उनको भी दबा लिया, फिर हमें कमरे में बंद कर दिया। कितना पैसा क्या गया? 50,000 रुपये थे और एक अल्टो थी और जो वैसा घरों में पजेब रखी थी, सोने की चीज़ें थी वो थी। जी मेरा लड़का कोठे पर पड़ा था जी, उसको नीचे तड़ा तार कर लाए जी। हम यहाँ पड़े थे, दोनों आदमी यहाँ पड़े थे। फिर हम उठाए, अब फिर हम हड़बड़ा गए। हमने कहा कौन है भाई? अब चुप हो जाइयो जी। उन्होंने हमारे उस पर वो धरे। अब फिर कहने लगे चलो घर में जी। हम घर में आ गए। घर में आने को उन्होंने मेरे लड़के के हाथ बांध दिए। मैंने कहा भाई क्यों बांध रहे हम? अब चुप हो जाइए, नहीं ख़त्म कर देंगे भी। तो जो लड़का प्यारा अब कहना तुझे और माल दे दो जो है माल तेरे को, और वो चांदी सोना। और जी हम नहीं आए, हम भेजे हुए आए हम। अब भाई फिर इसके पापा के भी हाथ बांध दिए, मेरे भी हाथ बांध दिए। अब भाई फिर मैं बेर पूछ रहे माल दे दो कहाँ से, खुद मार कर पूछ रहे भाई। और भाई हम होपलेस हो गए, हम डर रहे। अब भाई मुझे तो 8-9 ही दिखे, मुझे तो ज़्यादा और का मुझे पता नहीं। सामान मेरे कुंडल ले गए, मेरी पावे की पजेब ले गए। और भाई और जो घर में था पेटी सारी करेड़ गए में। हाँ, आज सुबह खानपुर क्षेत्र में करीब रात को 2 बजे के आसपास एक घर में घुसकर एक गाड़ी को वहां से उठा के ले जाना संज्ञान में आया है। साथ में 20,000 रुपये उनके द्वारा लेके जाना बताया गया है। उसको तत्काल पुलिस ने अभी संज्ञान में लिया है, क्योंकि सूचना हमें सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके द्वारा दी गई थी। तब से हमारे एसपी ग्रामीण वहीं पर लगातार कैंप किए हुए हैं और क्योंकि इसकी अभी जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्योंकि उसमें जो इनके जो घटना का जो इंसिडेंट का जो समय है उसके बाद सूचना देने के समय में बहुत ज़्यादा विरोधाभास अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके जो भी इसमें निकलेगा उसको हम जल्दी आपके समक्ष भी रखेंगे। उत्तम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र में देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार एक युवक को ज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान 26 वर्षीय सोनू पुत्र हरि सिंह निवासी गांव टीला के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सोनू जसपुर के नारायणपुर गाँव अपनी बहन के घर आया था। जब वे अपनी बहन के घर से वापस अपने गाँव जा रहा था तो शिवहरी प्लाईवुड के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की है। सोनू नाम का पेशेंट अपने पास लाया गया, 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। और जब यहाँ आया हमने जांच करी, उसमें पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया। ये टीला गांव के रहने वाले हैं और अपनी सिस्टर के यहाँ से
आ रहे थे, वापसी के टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ और ये रोड किनारे पाए गए। वर्तमान में चल रहे त्योहारी सीजन के दृष्टिगत में आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मुख्य बाजारों, मुख्य मार्गों, चौराहों पर अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ नियमित रूप से पैदल गश्त करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से पैदल गश्त करते हुए संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों की चेकिंग तथा अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस के अलग अलग टीमों द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मुख्य बाजारों तथा मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही अस्थायी अतिक्रमण तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ महत्वपूर्ण संवेदनशील प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिस बल को भी स्थानीय पुलिस के सहयोग के लिए अलग अलग थाना क्षेत्रों में यातायात सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियुक्त किया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर के ग्राम कालियावाला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर मनजीत सिंह पुत्र टहल सिंह की शनिवार को दिन दहाड़े कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि ग्राम कालियावाला निकट हाईवे पर सिद्धू मूसेवाले के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जहां वहां से कुछ दूरी पर मृतक मनजीत सिंह भी रेस्टोरेंट बना रहा था, जिसको लेकर आपस में रंजिश थी, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी परमजीत सिंह उर्फ डंपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। लक्सर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें ना तो कानून का और ना ही पुलिस का कोई भय है। लक्सर के शाम शिव चौक पर स्थित पुलिस पोस्ट से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने 2 युवक कर फायरिंग की, जिसमें दोनों युवक बाल बचे। इस घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फायरिंग में बचे युवकों से पूछताछ कर रही है। हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर सनातन को लेकर धर्म चर्चा पर बैठक हुई, जिसमें महंत केशव गिरी महाराज के अलावा रुद्र सेना के संयोजक राकेश उत्तराखंडी, लखपत भंडारी के नेतृत्व में विचार विमर्श हुआ। बैठक में नगर पालिका सहित क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। मालूम हो कि जनपद के यमुना घाटी में अन्य समुदाय के लोगों द्वारा बच्चियों के साथ होते अवधर कृत्य से हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हैं। पहले महापंचायत होनी थी, उसे स्थगित करते हुए पालिका सभागार में धर्म पर चर्चा कार्यक्रम हुआ। इसमें अन्य समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू बेटियों के साथ किया जा रहा अनैतिक कार्य का खुलकर विरोध किया जाएगा और यमुनोत्री क्षेत्र व गंगोत्री क्षेत्र में फेरी वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और व्यापारिक अपनी दुकान पर अपना नाम लिखे और मजदूरी या व्यवसाय की मंशा से आ रहे नए लोगों को प्रशासन तत्काल वापस लौटाएं आदि पर सहमति बनी। और आज जो बैठक हुई है, इसमें जो आज महापंचायत होनी थी, जो पूरे क्षेत्र को लेकर के, पूरे जिले को लेकर के सभी, तो आज सभी जो हमारे जो जज्बात रखते हैं, जो हमारे क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, सनातनी विचारधारा रखते हैं, आज उन लोगों की आज प्रथम बैठक हुई है। और जो हमारा बड़ा आयोजन हुआ है, जो होने वाला है, वो 1 महीने के बाद करेंगे, क्योंकि जो वारदात हो रही है और उसको लेकर के सभी सनातनी, सभी एक आवाज़ निकलेगी, एक जोश निकलेगा, एक संकल्प निकलेगा। तो अब हम सभी सक्रिय रूप से सभी काम करेंगे, सभी क्रांतिकारी हमारे सनातनी भाई, सभी लोग एक रूप लेकर के, एक ज्वाला लेकर के उसके लिए काम करेंगे। तो और जो घटनाएं घट रही हैं, घिनौनी घटनाएं घट रही हैं, अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा गया तो ये बहुत रुद्र रूप ले लेगी ये घटना। और ये जो हमारा जो रैली होगी, महारैली होगी, उसका कोई विचार नहीं कर सकता है कि कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्रशासन को अभी चेतना चाहिए और अभी से ये जो विधर्मी यहाँ पनप रहे हैं, धीरे धीरे अपना अड्डा जमा रहे हैं, इनका सफाया होना चाहिए। आज बड़कोट में आए थे। बड़कोट में एक बड़ी सभा का आयोजन रखा गया था, लेकिन कुछ शासन प्रशासन के लोगों ने कहा था कि
दशहरे के मौके पर इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता, अपितु इसको सूक्ष्म रूप दिया जाए। तो आज हम सभी ने, जितने भी परम पूज्य महंत केशवगिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम सभी ने एकत्रीकरण करके एक सभा की, जिसमें तय किया कि पूरे उत्तरकाशी जिले के अंदर जितने भी बाहर से आए हुए जिहादी है, ये तत्काल प्रभाव से हमारे उत्तरकाशी छोड़ दें, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका तत्काल वेरिफिकेशन हो, और जो लोग हमारी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरीके का अभद्रता कर रहे हैं उन पे शिकंजा कसा जाए। 1 महीने बाद यहाँ पे एक बड़ा आयोजन होगा, जिसके लिए आज एक बैठक हुई है और सहमति बनी है। निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर जितने भी इनके द्वारा अवैध कृत्य क्षेत्र में हो रहे हैं, यदि ये बंद ना हुए तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। हम नियम कानून का पालन करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आज इस मीटिंग को सूक्ष्म रूप दिया, और निश्चित रूप से 1 महीने बाद जो विराट सभा होगी उसमें ये तय होगा कि उत्तरकाशी के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनको हम डोईवाला में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी दुर्गा नारी शक्ति यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। ये यात्रा डोईवाला के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कुड़कावाला शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारी शक्ति हाथों में तलवार, अस्त्र शस्त्र लेकर भारत माता के नारों के साथ सड़कों पर उतरी। वहीं डोईवाला के तमाम व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर नारी शक्ति यात्रा का भव्य स्वागत किया। हम सबसे पहले तो अपने विश्व हिंदू परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज ये हमारे जितनी भी मातृशक्ति है, हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सब एकत्रित हुई है और उनको मतलब एक संदेश मतलब यहाँ से इस मंच द्वारा जाया जा रहा कि हमारे जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपने सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, और इससे जुड़ के हमारा क्या है, एक हिंदू को हमें जागृत भी करना है और अपने आप को मतलब अपना विकास भी करना है, अपने क्षेत्र का विकास भी करना है। और लड़कियों को तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हिंदू वाहिनी से जुड़े, और हमारे लिए बहुत बेनिफिट भी है उसमें, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप आज ये प्रोग्राम हुआ है हिंदू संगठन का, तो मैं सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इस मंच के द्वारा ही हमारी जो बहनें हैं वो जागृत होंगी। वो सेल्फ डिफेंस कैसे होगी कि अगर जब इस संगठन से जुड़ेगी तो अपने आप को इतना मजबूत करेगी। जैसे कि अभी जूडो कराटे भी लड़कियों को सीखने चाहिए, तलवारबाजी सीखनी चाहिए, हर मतलब कार्य लड़की को होना चाहिए अपने ऊपर, जो उनको कोई टच भी ना कर सके। पहले तो ये दुर्गा अष्टमी हमारी दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस होता है, और शक्ति यात्रा हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि बहनों के बीच में शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम, चाहे वो मानसिक शक्ति के तौर पे आए, सामाजिक शक्ति के रूप में एक साथ आए, और एक रूप होके एक साथ होके हम अपने समाज, राष्ट्र और देश के हित में कार्य कर सकें, इस तरफ हम प्रेरणा देते हैं। ये कार्यक्रम विशेषकर इस बार हमारी पुण्य श्लोकी अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती की 500वीं वर्षगांठ, 300वीं वर्षगांठ अहिल्याबाई होलकर जी को लेके विशेष किया जा रहा है। इस दुर्गा अष्टमी में स्थापना दिवस के साथ साथ हम नारियों में ये इस बात को लेके जागरण कर रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को समझें, देश और समाज में अपने हित को लगाएं, और आज वर्तमान जो चुनौतियां हमारे चारों तरफ छिपी हुई हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप में भी अब सामने आने लगी हैं, उनके लिए तैयारियां करें। जिस तरह से देश भर में जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये नहीं बताते हैं, देवता या हमारे जो पौराणिक हमारा सनातन है ये नहीं बताता कि सिर्फ शास्त्र पकड़े, शस्त्र भी पकड़े। दुर्गा वाहिनी इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें शक्ति साधना केंद्र, इसके माध्यम से बहनों को सशक्त बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। इस दिशा में दुर्गा वाहिनी कार्य करती है। मेरा देहरादून के ओएससी स्कूल में द ओएससी इंटेलेक्चुअल प्लस 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के निदेशक संजीव बटला, स्कूल के चेयरमैन राकेश ओबराय और निदेशक राघव ओबराय ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धदेव मिश्रा ने अपने प्रेरणादायक भाषण से छात्रों का मार्गदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें वाद विवाद, कविता लेखन, अंग्रेजी कविता लेखन, अंग्रेजी वाद विवाद, अंग्रेजी कहानी लेखन, श्लोक वाचन और कविता वाचन शामिल थे।
हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिम ज्योति विद्यालय ने, द्वितीय स्थान वाइन वर्ग एलन ने और तृतीय स्थान दी ओसेनियस ने प्राप्त किया। वहीं अंग्रेजी कहानी लेखन में निशांत हजारिका पहले स्थान पर रहे। ये देहरादून भर से 7 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें दून स्कूल है, आपका वाइनबर्ग एलन है, दून इंटरनेशनल है, कासिगा है, जीडी गोइंका है, हिम ज्योति भी है इसमें। तो ये अराउंड 7 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ द सिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, बट मेरे हाथ में है। आप चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल ट्रॉफी जो विनर है, हर कैटेगरी में अपने अलग अलग विजेता है, लेकिन जो ओवरऑल इस इवेंट के विजेता हैं वो है वाइनबर्ग एलन। तो इवेंट है ये हमारा 2 दिन से चल रहा है इवेंट, कल से स्टार्ट हुआ था। इसका नाम है दी ओएसिस इंटेलेक्चुअल पल्स। ये इस इवेंट का दूसरा साल है और ये एक लिटरेरी फेस्टिवल है। इसमें विभिन्न कैटेगरीज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे। इंग्लिश डिबेट, हिंदी वाद विवाद, पोइट्री राइटिंग, कविता लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, कविता वाचन, श्लोक वाचन, और आज इंग्लिश डिबेट चल रहा है। मेन पर्पस है लिटरेचर की तरफ थोड़ा जागरूक होना, बच्चों में इंटरेस्ट जगाना। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में आज अभी जो चल रहा है वो एक पैनल डिस्कशन है ऑथर्स का, AI इन क्रिएटिव राइटिंग, अ टूल और अ थ्रेट। इस पैनल डिस्कशन में देर आर 3 राइटर्स, वेरी प्रोमिनेंट राइटर्स, मिस रूबी गुप्ता, मिस दीपांजलि सिंह, मिस विजया सवाई, who are participating. We have chief guest Dr. Sanjeev Chopra, who himself is a very eminent personality. He is a retired IAS officer. And yesterday, for the opening ceremony, we had Dr. Buddhi. टांडा बनेड़ा के कब्रिस्तान में फैले झाड़ी और गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कब्रिस्तान में पूरे गांव के लोग जनाजे को दफनाते हैं, पर गांव के कुछ लोग इसमें गंदगी डालते हैं। साथ ही पूरे कब्रिस्तान में झाड़ी उगे हुए हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रधान सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में गुहार लगाई, पर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्हें कोई इतनी शर्म नहीं है कि हाँ भाई यहाँ आदमी इकट्ठे होते हैं चैलम पर मोहर्रम पर कि हम साफ सफाई करें, मेहमान भी आते हैं बाहर के। में जमीन होती है वो पाक होती है, इसमें मुस्लिम दफन होता है। और आप दिखा सकते हो कि ये देखो कूड़ा, यहाँ पे वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहा, कितना नहीं, बहुत ज्यादा गोबर है, कुबाड़ा है, सब कुछ है, लाइटिंग वगैरह। गंदे कपड़े, जो भी मेहमान आते हैं, जब डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो मेहमान आते हैं, इतनी गंदगी, तो आप समझ सकते हो। वैसे भी गालियां। ये जो कब्रिस्तान है, ये टांडे का कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे कब्रिस्तान में गंदगी बहुत है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे कूड़ा डालते हैं, क्योंकि मेन बाहर से तो कोई डालते नहीं कूड़ा, यहाँ पे सब आसपास के ही हैं, पड़ोस के ही हैं यहाँ पे। दूसरा ये क्या है गंदगी की, ये जो तालाब है, जब बरसात होती है तो उसका पानी भी टूट के कब्रिस्तान में ही आता है, तो इसमें ज़्यादा और ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है। किसी जनप्रतिनिधि, देखो इसमें जनप्रतिनिधि कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि जब भी हम किसी को बोलते हैं तो शायद पक्षबाजी के उससे में आके हट जाता है, पीछे बोल देते हैं कि हो जाएगा, पर नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 2024 चल रहा है, तब तक अगर कुछ इसमें विकास होना तो हो जाता है। हमने हर बार इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी एप्लीकेशन भी लिखी है। जॉइंट मजिस्ट्रेट से लिखा नहीं, जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया, हमने विधायक तक के गए हैं, पर हमारा अब तक के कोई काम नहीं हो पाया इस बारे में। सर ये मामला है कि हमारे कब्रिस्तान में कोई साफ सफाई नहीं है, तो जब साफ सफाई हमारे देश में होएगी तो जब ही तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब साफ सफाई नहीं होएगी सुरक्षित, तो हमारे देश में तो बीमारी भी आएगी। ऐसे तो हमारे कब्रिस्तान में जब मेरा इंतकाल होएगा तो मैं दबूंगा, तो मुझे मरने के बाद ही मैं चैन आएगी कब्रिस्तान के अंदर। तो यहाँ के कोई प्रधान हो, सलीम हो या नसीम हो, काजी जी हो, कोई भी हो, तो सिर्फ वोट के टाइम पे बोल दे कि मैं करा दूंगा काम, फिर उसके बाद कोई 5 साल के लिए कोई देखता नहीं। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।